दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है। विधानसभा उपचुनाव के नतीजे कुछ इस तरह हैं। 13 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 4 सीटों पर जीती है, टीएमसी 4 सीटें जीती है और पंजाब की जालंधर पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो 2 सीटें जीती हैं। डीएमके ने 1 सीट जीती है। बिहार की रुपौली सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह की जीत दर्ज हुई थी। उधर देवभूमि हिमाचल और उत्तराखंड की जनता ने जताया कांग्रेस पर भरोसा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में देश की जनता ने अपना समर्थन इंडिया गठबंधन को दिया है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया। कांग्रेस ने इंडिया के सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई दी है। देश की जनता यह समझ चुकी है कि 100 साल पीछे और 100 साल आगे भटकाने वाली राजनीति से देश का भला नहीं होने वाला है। वर्तमान को बेहतर करें और भविष्य के उज्जवल होने का स्पष्ट खाका तैयार करें। हम युवा भारत की ज़रूरतों और आकांक्षाओं के प्रति संकल्पबद्ध हैं। यही आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव नतीजों पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि 13 सीटों पर हुए उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। 1.5 महीने में दूसरी बार देश की जनता ने बीजेपी को कड़ा संदेश दिया है। लोकसभा चुनाव में संदेश बहुत साफ था। उत्तराखंड में हमने अपनी दोनों सीटें बद्रीनाथ और मंगलौर जीती हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 3 में से 2 सीटें जीती है। अगर कुल 13 सीटों का आकलन करें तो बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं। तमिलनाडु उपचुनाव में डीएमके के अन्नियूर शिवा ने विक्रमंडी विधानसभा सीट से 67,757 वोट से जीती है। वही कांटे की टक्कर जो है मंगलौर सीट पर भी बीजेपी हार चुकी है। उत्तराखंड के मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा के करतार सिंह भड़ाना को 422 मतों से हराया। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव पर बीजेपी नेता शंकर घोष ने कहा कि हम अंतिम नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। हम इंतजार करेंगे और उसके बाद हम सभी बूथों के नतीजों की जांच करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि हमारी तरफ से क्या कमी रह गई। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि हमने पहले ही दिन से ही हमेशा सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की ओर से की जाने वाली आतंक की राजनीति को समझाने की कोशिश की है और इसका असर मतदान के नतीजों पर भी पड़ता है। अगर हमें संगठनात्मक हिस्सों में किसी तरह की कमी है तो हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। उधर उपचुनाव बद्रीनाथ विधानसभा सीट से अपनी जीत पर कांग्रेस ने उम्मीदवार लखपत सिंह बुलोटा ने कहा कि मैं बद्रीनाथ के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसका श्रेय उन सभी को जाता है जिन्होंने न्याय की लड़ाई में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरा साथ दिया है। कांग्रेस के लखपत सिंह बुलोटा ने बद्रीनाथ उपचुनाव जीत लिया है। उन्होंने भाजपा के राजेंद्र भंडारी को 5,224 मतों से पराजित किया है। विक्रमंडी विधानसभा उपचुनाव में डीएमके की बढ़त पर पार्टी नेता टीकेएस एलंगोवन ने कहा कि लोगों का राज्य सरकार का प्रदर्शन कामकाज पसंद आ रहा है। राज्य सरकार छात्रों, महिलाओं, समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है और इसी तरह से लोगों ने इस सरकार को वोट दिया है। यह जीत पूरी तरह से सीएम के तौर पर एमके स्टालिन के प्रदर्शन और तमिलनाडु के लोगों के हित और कल्याण में उनकी योजनाओं की वजह से है। भाजपा हमें फंड जारी नहीं करना चाहती। अगर वे ऐसा करते हैं तो हम लोगों के लिए और योजनाएं शुरू कर देंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र जीतू पटवारी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया था और लोगों में बदलाव भी आया है, लेकिन इसके बावजूद अगर बीजेपी उपचुनाव जीत गई तो इसका मतलब है कि चुनाव में धांधली हुई है। लोगों को यह देखना है कि और समझना चाहिए यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश में भाजपा के कमलेश शाह ने कांग्रेस के धीरन शाह इनवती को 3,200 वोट से अधिक मतों से हराकर
अमरवाड़ा सीट जीत ली है। उधर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के मंगलौर में हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन जीत गए हैं, लेकिन संभावना है कि रिकाउंटिंग भी हो सकती है, इसीलिए अभी तक आधिकारिक तौर पर औपचारिक घोषणा नहीं की गई है और ना ही अभी तक प्रमाण पत्र दिया गया है। वहीं कांग्रेसियों के चेहरों पर खुशी की लहर है, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा रही है। उत्तराखंड की मंगलौर पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत जो है ये बहुत कुछ कहती है, दर्शाती है। पश्चिम बंगाल की मानिकलता सीट पर भी टीएमसी को जीत मिली है। इस तरह पश्चिम बंगाल की सभी 4 सीटों पर टीएमसी की जीत हासिल की है और मानिकतला सीट से सुप्ती पांडे को जीत मिली है। बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया। यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने बढ़त बनाई हुई है। जेडीयू उम्मीदवार कालाधर प्रसाद मंडल दूसरे स्थान पर हैं, जबकि जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आने वाली बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही। तो कुल मिला जुलाकर 13 सीटों के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीट मिली है। 4 सीटों पर कांग्रेस, 4 सीटों पर टीएमसी की जीत हासिल हुई है। उधर उत्तर प्रदेश से एक समाचार आ रहा है कि उत्तर प्रदेश जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मायावती ने इनेलो से गठबंधन किया है, इसके बाद जो है यह चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि क्या बहुजन समाज पार्टी आगे भी कोई गठबंधन करेगी अथवा तीसरे मोर्चे बनाने की तैयारी हो रही है। क्या एनडीए और इंडिया से अलग होकर हटकर भारत में तीसरा मोर्चा जो है मायावती बनाने जा रही हैं और क्या तीसरे मोर्चे की राजनीति का असर क्या होगा, ये इस पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने के बाद अब विधानसभा चुनाव के लिए बसपा ने गठबंधन की शुरुआत जो है कर दी है। यह शुरुआत हरियाणा में हुई है और इंडियन नेशनल लोकदल के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। गठबंधन के बाद मायावती ने बयान दिया है कि हरियाणा में लोग तीसरे मोर्चे के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। इसके बाद अब यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या बहुजन समाज पार्टी अन्य राज्यों में भी यह गठबंधन करेगी या एनडीए से अलग हटकर देश में तीसरा मोर्चा मायावती बनाने जा रहे हैं। क्या होंगे तीसरे मोर्चे के मायने, देश की राजनीति पर इसका क्या होगा असर। तो बसपा 2007 में यूपी चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, आपको पता है। उसके बाद उसका प्रदर्शन यूपी और पूरे देश में लगातार गिरता जा रहा है। ये भी देखने में आया है उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में उसे 1 सीट मिली थी बहुजन समाज पार्टी को और महज 12.80% वोट मिले थे। वहीं हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी सीटें एक भी नहीं मिली हैं और वोट प्रतिशत घट करके जो है 9.39 पर सिमट गया है। इस दौरान बसपा के ने कई प्रयोग किए हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को कोई सफलता हासिल नहीं मिली है। फिलहाल लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरने के प्रयोग पूरी तरह असफल रहा है बसपा सुप्रीमो का। गठबंधन करके 2019 में उन्होंने 10 सीटें हासिल की थी, 10 सांसद बना लिए थे, लेकिन 2024 में एक भी सीट नहीं जीत पाई है। यहाँ तक कि वह ज़्यादातर सीटों पर तीसरे और चौथे नंबर पर रहे हैं। अब ऐसे में उसे फिर साथी की तलाश है। यही वजह है कि उनकी शुरुआत जो है विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव से हो रही है गठबंधन की। हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी ने इंडियन नेशनल लोकदल से गठबंधन का ऐलान कर दिया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अन्य राज्यों में भी बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन से अलग होकर के क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन कर सकती है। खुद मायावती ने भी हरियाणा में तीसरे मोर्चे की बात कहकर इशारा किया है और इससे जो है पंजाब में अकाली दल से लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन की तैयारी की थी, लेकिन ऐन वक्त पर गठबंधन नहीं हुआ। सूत्रों का कहना है कि अगले साल अकाली दल यानी इंडिया और एनडीए के साथ नहीं जाता है, तो वह बिल्कुल खुला है। इससे पहले एमपी, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में बसपा ने गठबंधन किया था। आगे भी वह इसे दोहरा सकती हैं। यूपी में भी लोकसभा चुनाव से पहले कई दलों के साथ बातचीत चली, लेकिन तब गठबंधन नहीं किया। आगे आने वाले समय में वह इंडिया और एनडीए से छिटके हुए दलों के साथ जो है गठबंधन कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि तीसरा मोर्चा बनाने की राह कितनी आसान होगी और उससे क्या हासिल होगा। विभिन्न राज्यों के प्रमुख दल इंडिया और एनडीए खेमे में लामबंद हैं। उसके बाद जो दल बचते हैं
उसका भी जनाधार बहुत कम है। यूपी में के अलावा विभिन्न राज्यों में बसपा का वोट प्रतिशत जो है 3% से ज़्यादा नहीं है। बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि यूपी में कौन बसपा के साथ आता है, क्योंकि अब भी बसपा का सबसे ज़्यादा जनाधार उत्तर प्रदेश में ही है। फिलहाल तीसरा मोर्चा बनाकर बहुत कुछ बड़ा उलटफेर कर पाना मुश्किल है। कुछ राज्यों में वह गठबंधन करती हैं तो इतना ज़रूर होगा कि उनका प्रदर्शन जो है वो बेहतर हो सकता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए और कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर दे दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।